हेलो दोस्तों, दिस इज़ उमेश चंद्र टुवाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी सर्च पॉइंट में। स्टडी सर्च पॉइंट के इस वीडियो में मैं स्टैटिक जीके लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। स्टैटिक जीके के अंदर हम एक स्टेट ऑफ द डे लेके आएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। साथ में एक नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी और प्लस नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कंट्रीज़ आ रही हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ की हम कैपिटल और यहाँ करेंसी की बात करेंगे। इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है जहाँ पर हमने एक स्टेट कवर कर रखा है, एक ऑर्गेनाइजेशन और कैपिटल करेंसी कवर कर रखी है। अगर आपको वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। उसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जाके विज़िट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टैटिक जीके की, जिसमें आज हमारा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपने पढ़ना है तो सबसे पहले फॉर्मेशन इसका कब हुआ था। फॉर्मेशन देखो 20 फरवरी 1987, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि 20 फरवरी 1987 आखिर है क्या। इस डेट में यह पूर्ण राज्य बना था। 20 फरवरी 1987 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इससे पहले क्या था ये, ठीक असम का भाग था। किसका भाग था? ठीक असम का भाग था। और 1962 यानी कि 1962 में आपको याद होगा इंडिया चाइना का वॉर भी हुआ था। ठीक है, 1962 से पहले इसका नाम था नेफा। ये एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा पूछा गया कि किस स्टेट का नाम, किस राज्य का नाम पहले नेफा था या फिर अरुणाचल प्रदेश का पूर्व का नाम क्या था। नेफा कहते हैं। ठीक है, नेफा की फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। उसके बाद यानी कि 1962 के बाद इसका नाम अरुणाचल प्रदेश पड़ा, लेकिन अभी भी ये असम का ही भाग था। इसके बाद 1972 में इसको यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यानी कि ये जो है फिर असम से अलग हो चुका था 1972 में। और 1987 में यानी कि 20 फरवरी 1987 को जाके इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। क्लियर हो गया? ठीक है, राजधानी ईटानगर लगभग सबको पता होगी। मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, हालांकि अभी थोड़ा पुराने हो गए तो ना भी बन सके, लेकिन फिर भी याद रखें मुख्यमंत्री इनके पेमा खांडू, राज्यपाल हैं इनके ब्रिगेडियर BD मिश्रा। क्लियर हो गया? DLR का मतलब है डिस्ट्रिक्ट। लोकसभा और राज्यसभा, बहुत बार डिस्ट्रिक्ट तो ना भी पूछे लेकिन लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार SSC, रेलवे, स्टेट ग्रुप C एग्ज़ामों में बहुत बार पूछे गए हैं। PCS वगैरह के एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी याद करना है। डिस्ट्रिक्ट 25 हैं, आप इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, लेकिन लोकसभा सीट 2 हैं और राज्यसभा सीट 1 है, इसको आप इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की लैंग्वेज इंग्लिश है, यानी कि यहाँ की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। अब आपने सीमा देखनी है, मतलब कि कौन कौन से राज्य और कौन कौन से देश इसके साथ सीमा साझा करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। तो बॉर्डर में अगर हम यहाँ पर स्टेट की बात करेंगे तो असम और नागालैंड, असम नागालैंड 2 ऐसे स्टेट हैं जो कि बॉर्डर बनाते हैं अरुणाचल प्रदेश के साथ। और अभी हम मैप से देख लेते हैं इसको। चलो मैप में आ जाते हैं। अगर इस मैप में हम देखें, ठीक है, इधर की तरफ जो मैंने ये भी रेड कर रखा है, ये वाला पोर्शन पिंक वाला, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की एक सीमा बन रही है ग्रीन कलर में असम के साथ, और नीचे देखेंगे ब्लू कलर में नागालैंड के साथ। तो 2 स्टेट हैं। और उसके अलावा कंट्री कौन सी है? ऊपर की तरफ तिब्बत है वैसे, लेकिन चाइना ही लेंगे क्योंकि तिब्बत को जो है चाइना ने अपने ही जो कब्ज़े में ले रखा है। उसके अलावा भूटान हो गया और ये नीचे की तरफ म्यांमार। तो ये 3 पार्ट इसके, यानी कि 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। देशों की सीमा तो आपको याद रखनी है, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल जो सीमाएं होती हैं ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जैसे क्वेश्चन आ जाएगा चाइना की सीमा निम्न में से किस राज्यों से नहीं लगती है या लगती है, या म्यांमार की या भूटान की, इस तरह से क्वेश्चन तो आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? और उसके अलावा ये हो गया क्लियर। अब इसके अलावा देखो इसी मैप में मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँ, भारत और चाइना के बीच युद्ध भी हुआ था। वो किसको लेकर? ठीक अरुणाचल प्रदेश को लेकर के ही युद्ध हुआ था, क्योंकि चाइना ये कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं वो मतलब ये जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश का भाग है, ये जो है चाइना का ही भाग है। इसका रीज़न ये है कि अरुणाचल प्रदेश के में रहने वाले लोगों का जो बनावट है, शारीरिक बनावट, वो जो है चाइना वालों की तरह, इसलिए वो उनको अपने ही देश का मानते हैं। इसको लेकर के भी युद्ध भारत और चाइना में और अभी लगातार तनातनी बॉर्डर में भी रहती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के। तो हम वापस आते हैं जो हमारा पॉइंट था उस पर। ठीक है, सीमा और राज्य ये वाला जो कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद ये एक सदनात्मक है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, एक
सदनात्मक का मतलब क्या होता है कि यहाँ केवल और केवल विधानसभा है। द्विसदनात्मक जहाँ पर होगा वहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है, जो कि आप पॉलिटी के लेक्चर में हमारे देख सकते हैं, वहाँ पर आएगा ये, वहाँ क्लियरली किया जाएगा विधानसभा विधान परिषद क्या होता है, कैसे इनके सदस्यों का चुनाव होता है, उन्हें कैसे चयनित किया जाता है। ठीक है। उच्च न्यायालय इसका गुवाहाटी में, मतलब अरुणाचल प्रदेश का खुद का उच्च न्यायालय नहीं है। अरुणाचल प्रदेश जो है, ठीक, ये पहले भाग उसी का था असम का, तो असम में ही उसकी राजधानी है गुवाहाटी, उसी का न्यायालय जिसको ये मतलब वो अरुणाचल प्रदेश का भी न्यायालय है। उसके अलावा देखो फिर से यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ, 24 यहाँ पर हाई कोर्ट यानी कि 24वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में खोला गया है। ये ध्यान रखना है बस आपको, ये बहुत बार पूछा जा सकता है क्योंकि ये अभी नया नया एक हाई कोर्ट बना है। 24वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में बना है। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, एक ही लाइन में याद रखना है, दो ही हैं, नमदाफा मॉलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है नमदाफा और मॉलिंग नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव अभ्यारण्य अगर हम देखेंगे, दिबांग हो गया, कमलांग, पाने, पखुई और मेहाऊ। एक ही लाइन पर कोशिश करें याद करने की, दिबांग हो गया, कमलांग, पाने, आपका पखोई और मेहाऊ, ये हो गए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। दूसरी बात देखो, ये इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट जो लिखा हुआ है, इसे सूर्योदय की भूमि कहते हैं और इसे भारत का बगीचा भी कहा जाता है। भारत का बगीचा कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बगीचे बहुत ज़्यादा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसको सूर्योदय की भूमि क्यों कहा जाता है? देखो फिर से मैं मैप में लेकर के आता हूँ आपको, उसको सूर्योदय की भूमि कहने का रीज़न क्या है। भारत में देखो जो आपका सूरज है, आपको पता है पूर्व दिशा से आता है। सूरज कहाँ से आता है? पूर्व दिशा से आता है, और यह भी भारत के पूर्वी दिशा में ही है। तो यानी कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे लास्ट में कहाँ होगा? गुजरात में। क्योंकि जो आपका समय होता है, सूर्योदय होता है, वो देशांतर रेखाओं पर निर्भर रहेगा ना। तो देशांतर रेखाएं में गुजरात वेस्ट की तरफ है यानी कि पश्चिम की तरफ, और अरुणाचल प्रदेश पूर्व का भाग है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि ठीक, गुजरात हो गया और यहाँ पर ये हो गया ठीक, अरुणाचल प्रदेश, इनके बीच सूर्योदय या सूर्यास्त में कितने घंटे का अंतर होता है या फिर कितना अंतर होता है? तो वो 2 घंटे का अंतर होता है। मतलब यहाँ अगर मान लो सुबह 6 बजे सूर्योदय हो चुका है तो यहाँ 8 बजे सूर्योदय होगा। रीज़न क्या है? देखो ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी होगी, नहीं तो आप हमारे चैनल पे ज्योग्राफी की वीडियो भी देख सकते हैं। 1 डिग्री देशांतर अगर आप मूव करते हो, दाएँ बाएँ कहीं भी करो, मतलब ईस्ट वेस्ट कहीं भी मूव करो, तो 4 मिनट का अंतर आता है 1 डिग्री देशांतर मूव करने में। ये लाइनें होती है देशांतर इस तरह से, ठीक हो गया। 1 डिग्री देशांतर अगर आप मूव करोगे तो 4 मिनट समय का अंतर हो जाएगा। और गुजरात और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, इनके बीच जो है वो 30 डिग्री का लगभग अंतर है। मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट हो जा रहा है, तो 30 डिग्री में 30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे का अंतर। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में सूर्योदय या सूर्यास्त के समय का अंतर कितना होता है? तो वो 2 घंटे का होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ये क्या है, देखो उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे बड़ा, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनमें सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, और भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य है। अब आपको पता होगा कि जो घनत्व क्या होता है। अच्छा पहले लिख देते हैं घनत्व क्या है। घनत्व होता है कुल जनसंख्या बट्टे कुल क्षेत्रफल, तो ये घनत्व कहलाता है। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली लोगों की संख्याओं को, व्यक्तियों की संख्या को उसका घनत्व कहते हैं। सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 27 व्यक्ति रहते हैं। रीज़न है कि यहाँ पर पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं जहाँ लोग रहते नहीं हैं। सिर्फ ये है कि क्षेत्रफल तो बढ़ गया है लेकिन लोगों को इतनी सुविधाएं नहीं, तो लोग वहाँ पर बसते नहीं हैं, तो इसलिए डेंसिटी यानी कि घनत्व इसका कम है। और इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रख लो, सबसे ज़्यादा किसका है कहेंगे तो बिहार का है। ठीक है, बिहार का घनत्व सबसे ज़्यादा है। यहाँ लगभग 1102 लोग रहते हैं बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में। आप अंतर देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। नदी यहाँ पर 2 बहती हैं, दिबांग और लोहित, इसी राज्य से मतलब उद्गमित। बहती तो और भी हैं, इसी राज्य से उद्गमित होने वाली 2 ही नदियाँ हैं, वो हैं, तो क्या है कि दिबांग और लोहित नदी इस राज्य से उद्गमित होती है। उसके अलावा यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता ही बहती है, उसके बारे में अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप इसका मैप देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश का मैप है। ठीक है, ये दिबांग वैली है, यहाँ पर दिबांग वैली है, ये यहाँ लोहित वाला एरिया है। तो यहाँ पर दिबांग लोहित इसी राज्य से उद्गमित होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा देखो
नामचा बरुआ पर्वत है, नामचा बरुआ पर्वत, हालांकि वैसे भारत और तिब्बत यानी कि चाइना के उस पर बॉर्डर पे कहते हैं, वैसे चाइना में आएगा नामचा बरुआ पर्वत। नामचा बरुआ पर्वत तक ये ऐसे बहती, देखो ब्रह्मपुत्र नदी, आप नदी वाला देख सकते हैं वीडियो हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील से तिब्बत से, और वो सीधा बहती रहती है पूर्वी दिशा में, और उसके बाद नामचा बरुआ पर्वत से वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, और दक्षिण की तरफ जैसे मुड़ती तो वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, जब ये मानसरोवर लेक से निकलती है, यहाँ पर इसका नाम होता है सांगपो, सांगपो रिवर या सांगपो नदी कहा जाता है इसको। और जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। ये सीरीज याद रखनी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी, दिहांग नाम से जाना जाएगा। असम में एंटर करेगी, तब इसे ब्रह्मपुत्र नाम देंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र किस स्टेट में, किस जगह कहा जाता है, तो असम में कहा जाता है। बांग्लादेश में एंटर करेगी, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम, बांग्लादेश में एंटर करेगी तो इसका नाम हो जाता है जमुना। और ये बाद में जो कि आपका गंगा एंटर करती है, गंगा का नाम है पद्मा। तो जमुना पद्मा दोनों मिलके पद्मा नाम से आगे बढ़ती हैं, और बांग्लादेश में मेघना नदी में मिल जाती हैं, और फिर मेघना नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये ध्यान रखना कि बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है गंगा ब्रह्मपुत्र, वो मेघना नाम से गिरती है। क्लियर हो गया। त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं? लोसार, मोपिन और सोलंग। लोसार, मोपिन और सोलंग, 3 यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं, ये आप याद कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है बाघ अभयारण्य। नमदाफा ऊपर भी आया था, नमदाफा यहाँ नेशनल पार्क भी है। नमदाफा कमलांग, कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी कि अभयारण्य था। और पकाए, 3 बाघ अभयारण्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नमदाफा, कमलांग और पकाए। नमदाफा, कमलांग, पकाए। ठीक हो गया। एक डैम है, देखो डैम तो और भी हैं, कि जैसे यहाँ पर दिबांग नदी बहती है तो दिबांग डैम हो गया, लोहित डैम हो गया, लेकिन वो आप समझ जाएंगे क्योंकि मेरा काम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने का है। तो एग्जाम में अगर आ जाएगा कि दिबांग डैम कहाँ पर है या लोहित डैम कहाँ पर है, तो आप आराम से टिक मार सकते हैं। लेकिन अगर सुबनसिरी डैम आ जाएगा तो आपको पता नहीं रहेगा। तो इसलिए सुबनसिरी डैम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर है। मंदिर है यहाँ पर 2 फेमस हैं, परशुराम कुंड और मलिनीथन मंदिर। बस परशुराम कुंड और मलिनीथन मंदिर 2 यहाँ पर फेमस मंदिर है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगला हम जाएंगे, ये हो गया हमारा स्टेट ऑफ द डे। अब हम आते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक हो गया। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज ऑर्गेनाइजेशन जो ली है हमने वो है ब्रिक्स। ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखेंगे। ज़्यादा पृष्ठभूमि में हमें नहीं जाना है, इसके बैकग्राउंड में कि कैसे बना, क्या बना, इतना कुछ नहीं जाना हमको। ठीक है। जो ज़रूरी है वही चीज़ आपके सामने लेकर के आया हूँ मैं। तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था ब्रिक। क्यों था वो बता देता हूँ। ठीक है। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 5 हैं सदस्य देश। अभी 5 सदस्य देश हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया यानी कि भारत, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। लेकिन 2009 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो साउथ अफ्रीका इसका पार्ट नहीं था, तो इसलिए इसका नाम केवल ब्रिक था। ठीक है। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया है। क्लियर हो गया? 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया है। तब इससे पहले इसका नाम ब्रिक था, उसके बाद इसका नाम ब्रिक्स रखा गया। बहुत ही सिंपल सी बात है। 2009 में स्थापना हुई थी। पहला सम्मेलन 2010 में। पहला सम्मेलन बहुत बार इंपॉर्टेंट होता है तो पूछ लेते हैं। पहला सम्मेलन 2010 में रूस में हुआ था। उसके बाद लगातार होते रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है। 11वां सम्मेलन यानी कि 2019 में ब्राज़ील में हुआ था। 11वां सम्मेलन 2019 ब्राज़ील में। और इस बार जो सम्मेलन होगा ये इंपॉर्टेंट है, 12वां सम्मेलन ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन 2020 में सेंट पीटर्सबर्ग रशिया यानी कि रूस में होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया इसके बारे में। इसी के साथ क्या देखो, ब्रिक्स के जो देश हैं वो आपस में उन्होंने एक ऐसा अपना ग्रुप बनाया ताकि जितने भी आपके पश्चिमी देश हैं या जितने भी जो आपके विकसित देश हैं उनसे लोहा ले सकें, उनके सामने मतलब इनकी भी एक रेपुटेशन, एक वैल्यू रहे। तो अपने आप को एक अच्छी स्थिति में लाने के लिए विकासशील देशों ने अपना एक ग्रुप बनाया। अब अगर विकास करना चाहते हो तो आप जितने देश हैं उन सब के बीच में आर्थिक क्रियाकलाप होना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक क्रियाकलाप के लिए पैसा भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, मनी बहुत चीज़ है। तो इसीलिए इन्होंने एक क्या बना दिया, एक अपना फंड क्रिएट करने के लिए एक अपना बैंक, एक अपना कोष बना दिया। उस बैंक का नाम रखा न्यू डेवलपमेंट बैंक, नव विकास बैंक, या इसी को बोलते हैं ब्रिक्स बैंक भी। ठीक है। नव विकास बैंक भी कहेंगे और इसी को ब्रिक्स बैंक भी कहेंगे। 2014 में इसका निर्माण हुआ था, तो मतलब 2014 में इसे बनाया गया। इसका मुख्यालय चीन है एक्चुअली, संघाई। चीन के भी कहाँ है? संघाई में। कई बार हम गलती से चीन में बीजिंग मार देते हैं क्योंकि बीजिंग वहाँ की कैपिटल, बट संघाई में है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, ब्रिक्स बैंक या नव विकास बैंक का मुख्यालय। जब ये बना था तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, तब इसके अध्यक्ष थे KV कामत।
यानी कि ये भारत के थे। 2014 में इनको बना दिया गया था अध्यक्ष और 5 साल का इनका कार्यकाल था। 2019 में ये रिटायर हो गए। तो एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था, और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इस समय पर ब्रिक्स के जो है अध्यक्ष कौन है। ब्रिक्स के अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्रोइजो, जो कि ब्राज़ील के। नाम थोड़ा उटपटांग है, इसलिए जो हिंदी में टाइपिंग में दिक्कत होती है इसलिए इंग्लिश में लिख दिया गया मार्कोस ट्रोइजो, और ये ब्राज़ील के हैं। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना, इसमें ब्रिक्स के अध्यक्ष कौन है, मार्कोस ट्रोइजो ब्राज़ील के हैं। तो ये हो गया ब्रिक्स के बारे में। इतना ही चीज़ें ब्रिक्स से रिलेटेड आती हैं। अब अगला हम आते हैं ब्रिक्स के जो देश हैं इनकी कैपिटल करेंसी क्या है। ब्रिक्स के देशों की कैपिटल करेंसी के लिए मैंने पहले बताया आपको CCC यानी कि कंट्री कैपिटल करेंसी करके आपको याद करनी है। तो एक थोड़ा फ्लो में रहता है तो याद होती है। ऐसा नहीं कि आज आपने याद करा भारत की राजधानी दिल्ली है, फिर अगली बार करोगे भारत की मुद्रा रुपया है, तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो आप एक सीरीज़ में याद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। ब्राज़ीलिया रियल, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, मुद्रा रियल। रूस की मॉस्को रूबेल। भारत की नई दिल्ली रुपया, रूस मॉस्को रूबेल, भारत नई दिल्ली रुपया। चीन की बीजिंग युआन है, और कभी कभी येन पूछता है। येन जो है वो जापान की है। किसकी है, जापान की। तो चीन की है युआन और येन है जापान की। दक्षिण अफ्रीका की केप टाउन, और इसकी जो करेंसी है वो है रैंड। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका केप टाउन रैंड। अब इसमें देखो आगे है पॉइंट, तो मैं बता देता हूँ किसी के राष्ट्राध्यक्ष कौन है। रूस के राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हैं। भारत के आपको पता ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। चीन के आपने सुने होंगे जी जिनपिंग। दक्षिण अफ्रीका और बसते हैं ब्राज़ील। अब ये दो में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। सिरिल रमफोसा हैं, कहीं के ब्राज़ील के हैं या दक्षिण अफ्रीका के हैं। बोल्सोनारो, मेरे को लग रहा है कि सिरिल रमफोसा ब्राज़ील के हैं और दक्षिण अफ्रीका के हैं बोल्सोनारो। ठीक है। अगर ये गड़बड़ होगा, गलत होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में से करेक्ट कर दूंगा। दक्षिण अफ्रीका के बोल्सोनारो और ब्राज़ील के सिरिल रमफोसा। ये मे भी हो सकता है उल्टा हो रहा है, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसलिए अगर कुछ गलत रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में से जो है करेक्ट कर दूंगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।